Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। हाल ही में हमने आवाज पे चर्चा पे एक टॉपिक रखा था कि नवी मुंबई का पॉलिटिकल सिनारियो तो हम करते ही है, लेकिन रियल एस्टेट का सिनारियो क्या है। ये जो हमारे पैनल में डिस्कशन किया था उसमें ये आया था कि नवी मुंबई का प्रॉपर्टी सीन बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट मार्केट बहुत पॉजिटिव है, डिमांड है, ये सब बातें उभर कर आई थी। लेकिन इसके साथ में जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, ये बहुत मायने रखती हैं। और उस दिन भी ये डिस्कशन हुआ था कि ईज ऑफ बिजनेस की ज़रूरत है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस की ज़रूरत है। और हाल ही में ऐसे ही कुछ हुआ है कि जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ख़ास तौर से नवी मुंबई के लिए यूडी मिनिस्ट्री ने, एक शिंदे साहब ने अनाउंस किया है नवी मुंबई रिवाइवल प्रोग्राम प्लान जो उन्होंने अनाउंस किया है, उसमें काफ़ी कुछ परमिशंस अलाउ किए गए हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो कि एक ईज ऑफ बिजनेस है। और ये कहा जा रहा है कि डेवलपर्स के लिए फ़ायदा होगा, बायर्स के लिए फ़ायदा होगा, ओवरऑल सिटी के लिए फ़ायदा होगा। साथ में यूडीसीपीआर का इशू है जो बहुत गर्मा गया है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई है उसकी कि क्या वो हमारे शहर के लिए अच्छा है, नहीं है, क्या फ़ायदे हैं। एंड ऑफ कोर्स रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट ही आगे का रास्ता बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ये सब जानने के लिए कि क्या इसकी इंट्रिकेसीज है आम आदमी के लिए, जिसके लिए हम कंसर्न है, उसको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आज हमने हमारे स्पेशल पैनल को इनवाइट किया है। और इस बार हमने मिक्स रखा है कि हम जो बिजनेस कम्युनिटी है यानी डेवलपर्स है वो भी हैं और पॉलिटिकल क्लास भी है, ताकि ये दोनों इंटरेक्शन हो सके और एक क्लैरिटी आए। मैं आपको अपने पैनल से पहले मिला दूं, मेरे साथ बैठे हैं राजेश प्रजापति साहब जो कि ऑफकोर्स प्रजापति ग्रुप के सीएमडी है, साथ में और मोर इम्पोर्टेंटली डिस्कशन के हिसाब से जो क्रेडाई एमसीएचआई है उसके टास्क फोर्स के हेड है सिडको के लिए। बहुत बहुत स्वागत प्रजापति साहब। और हमारे साथ है नवी मुंबई के लीडिंग डेवलपर अरियन सुपरस्ट्रक्चर्स से अशोक छाजर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। छाजर साहब, जिसे हम जानते हैं कि एक से एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स तो नवी मुंबई में है ही, प्लस रीडेवलपमेंट में भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं और इनके इंसाइट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मेरे साथ बैठे हैं विजय घाटे साहब जो कि बीजेपी से लीडर हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। घाटे साहब बहुत बहुत स्वागत। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि रीडेवलपमेंट के जो पीएचडी अगर नवी मुंबई में किसी ने की है तो वो किशोर पाटकर साहब हैं। पाटकर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। किशोर पाटकर साहब रीडेवलपमेंट में तो पूरी तरह से है, यूडीसीपीआर कोई बहुत अच्छे से समझते हैं और इनफैक्ट ये सब चीज़ों के फ्रेमिंग में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करता हूँ आपसे प्रजापति साहब, क्योंकि क्रेडाई एमसीएचआई बहुत इन्वॉल्व रहा। ये जो नवी मुंबई रिवाइवल प्रोग्राम जो एक शिंदे साहब ने अभी यूडी मिनिस्ट्री के थ्रू अनाउंस किया है और काफ़ी कुछ जो आप लोगों की डिमांड्स थी उसमें पूरा किया गया है। एंड ओवरऑल जो ईज ऑफ बिजनेस की बात होती है उसके बारे में कुछ बताएंगे और हाईलाइट्स क्या आपको लग रहे हैं? देखिए, कुछ 4-5 साल से हम लोग कंटिन्यूसली सिडको के साथ में और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ में डायलॉग में थे। पिछले 2 साल से मतलब जो कोविड पीरियड था उसमें तो काफ़ी कुछ कर नहीं पा रहे थे, मगर एक हम लोगों ने सोचा कि भाई ये 4-5 साल से हम लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि हमारी जो वेदना है वो सरकार तक नहीं पहुंच रही है या सरकार उसके ऊपर अमल नहीं कर रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोगों ने ये पाया कि चूंकि यहाँ पे बिल्डर्स एसोसिएशन बहुत सारे हैं और इस वजह से हर एक एसोसिएशन अपने अपने मुद्दे लेके जाता है और अलग अलग, तो ये एक भीड़ जैसी लग रही थी। तो क्रेडाई एमसीएचआई ने एक ये उठाया कि एक ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाए जिसमें कि हर एक एसोसिएशन से कुछ लोगों को ले और एक कंबाइंड, एक यूनाइटेड एफर्ट हम लोग करें। इसमें हमारे क्रेडाई एमसीएचआई से भी लोग थे, क्रेडाई नई मुंबई, रायगढ़ और बीएनएम से भी 1-2 लोगों को हमने लिया था, यूथ के लोगों को लिया। तो जितने भी एसोसिएशन है उसमें से 1-2 पदाधिकारियों को या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके एक हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाया और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि उसका नेतृत्व करके एक डायलॉग स्थापित करे सिडको के साथ।
31 मार्च को हम लोगों ने उसका एक मीटिंग लिया हमारे सिडको एमडी के साथ में, और उसके बाद ये हुआ कि उनके इंटरनल मीटिंग्स हुए, सभी में हम लोग गए, काफी कुछ डिस्कशंस, बहुत सारे पॉइंट्स थे, 27-28 पॉइंट्स थे जो कि बहुत हर्ट कर रहे थे पिछले 4-5 साल से। और फिर मिनिस्टर साहब के पास ये सब बातें पहुंची, उसमें से 4-5 पॉइंट्स छोड़ के 21 पॉइंट्स के ऊपर ऑनरेबल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एकनाथ सिंह शिंदे ने 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि 21 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि इसमें ये हम करेंगे, ये करेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स में तो इमीडिएट रिलीफ है, जैसे सीआरजेड में जो 94 प्लॉट्स उरन द्रोणागिरी में अटके हुए हैं सिडको में, उसमें ये पिछले 2-2.5 साल से तो कोई ओसी मिलने का चांस ही नहीं था। सीसी हालांकि सिडको नहीं दिया था, लेकिन ओसी स्टॉप कर दिया था। तो ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया कि इनको जैसे ही एमसीजेडएमए से अप्रूवल मिलेगा, उसके 30 डेज के अंदर, 4 हफ्तों में अगर वो बिल्डिंग प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से बनी है तो 4 हफ्ते के अंदर एक ये ओसी मिल जाएगा। उसी तरह से सीजेडएमपी का जो प्लान अप्रूवल है, चाहे वो एविएशन की वजह से आज 2 साल से हमारे सारे प्लॉट्स अटके हुए, 55 मीटर से ऊपर का हाइट नहीं दे रहे। तो आदरणीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर शिंदे साहब ने ये बोला है कि मैं पत्र भी लिखूंगा और डायरेक्ट अर्बन एविएशन मिनिस्टर से बात करके उनको आई विल इम्प्रेस अपॉन हिम कि इसको जल्दी किया जाए नई मुंबई के हाउसिंग के हित में। ऐसे ही पेनल्टी का जो मुद्दा है, एडिशनल लीज प्रीमियम का मुद्दा है, नैना के इतने सारे मुद्दे हैं, क्योंकि नैना का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने ये बोला है कि कुछ ऑफिसर्स को हम लोग नियुक्त करेंगे स्पेसिफिकली कि जो नैना के जो प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह बनाने में हेल्प करे, तो स्पेसिफिक, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट से वो जो रिलेशनशिप होता है कि भाई जो वो उसका काम है, ये मेरा काम है, तो ये सिडको के अंदर ये लोग आएंगे और सिडको की बात सुन के वो लोग प्रॉपर्टी कार्ड बनाएंगे। तो ये सब जो बड़े-बड़े मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे उन लोगों ने उन्होंने इसको क्लियर किया है। और साथ में सबसे बड़ी बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक सेल उन्होंने अप्रूव किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सेल सिडको में बनाया जाएगा, ताकि जो हमारे प्रॉब्लम्स है अप्रूवल रिलेटेड या एस्टेट डिपार्टमेंट रिलेटेड, उन सबको एक गति मिलेगी। तो बेसिकली एक नवी मुंबई हाउसिंग रिवाइवल प्रोग्राम के अंतर्गत ये 21 पॉइंट्स का उन्होंने एक फाइनली जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जिसमें है, जैसे एएलपी है या हमने अप्लाई किया है और उसके 4 महीने बाद आपने वो ओसी में दिया, तो वो 4 महीने का हम पेनल्टी क्यों भरे। तो ये सब काफी मुद्दे थे जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन था। जैसे 0.5 चार्जेस है स्टैंप ड्यूटी के, हमने कहा भाई 100 करोड़ का ये लेंगे अगर लोन, तो 0.5 मतलब 50 लाख रुपया सिडको को किस बात का दे। तो इस टाइप के जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जिस के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर एक कमिटी बनाने का फैसला किया है, और वो कमिटी एक आध महीने 1.5 महीने में उनका फैसला देगी। फिर वो गवर्नमेंट को अगर मान्य होगा, सिडको को मान्य होगा, तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके पहले जो कमिटीज बनती थी वो हम लोगों को पता भी नहीं रहती थी, और हमें वो भरना है पैसा, और हमको ही बिना बताए पार्टिसिपेशन नहीं था। इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि आपका जो पार्टिसिपेशन, आप बताइए कि हाउ वी शुड डू गो अहेड सो दैट ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये 2017 में ही बोर्ड रेजोल्यूशन बना है जो 11885, और इट इज अ वेरी हरक्यूलियन टास्क, बट वेरी बहुत ही खतरनाक टाइप का है, क्योंकि 500% पेनल्टी, 600% पेनल्टी किसको बोलते हैं, मतलब प्लॉट कॉस्ट के 3 गुना पेनल्टी। तो ये अननेसेसरी जो हर्डल्स थे डेवलपमेंट में, जो कि होम बायर्स को काफी परेशान कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, इसमें इन्होंने काफी क्लैरिटी दी है। कम से कम 6000 होम बायर्स और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट इमीडिएटली 3-4 महीने के अंदर उनको रिलीफ मिलेगा, और लॉन्ग टर्म पे और भी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। साहब,
हमने पहले भी ये डिस्कशन किया, ईज ऑफ बिजनेस की जो बात है और ये जो अभी रिवाइवल प्लान नवी मुंबई के लिए उन्होंने अनाउंस किया, इसमें काफ़ी कुछ ये है। इनफैक्ट एक एप्लीकेशन में 3 साल का एक्सटेंशन मिल जा रहा है, जो पहले अलग अलग बात करना पड़ता था। और जैसा पता नहीं ALP के लिए डिसीजन लिया है, बिल्डिंग के हाइट्स के वो खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं। ये सब ओवरऑल आप कैसे देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो आप लोग के प्रोजेक्ट्स हैं किस तरह से फायदे होगा, फिर बायर्स को इससे किस तरह से फायदा होगा? वेल, नई मुंबई के अंदर बायर्स को तो जैसे ही ये प्रीमियम लोकेशंस या डेवलप्ड एरिया के अंदर प्रोडक्ट लाइन आएंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, उन्हें कहीं बहुत ज़्यादा दूर दराज तक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड नई मुंबई के बिल्डर्स जिन्होंने एक चरण में नई मुंबई का जो निर्माण हुआ पिछले 2 दशक में, 2 से ज़्यादा दशक तक, उसमें हमेशा अमूमन कोशिश की है कि बहुत ही न्यूनतम दामों में लोगों को घर दिया जाए और इसी तरह से काफ़ी डेवलपमेंट या 99% डेवलपमेंट सिर्फ यहाँ के नई मुंबई के स्थानिक डेवलपरों ने किया। और आज जो ये हम देख रहे हैं कि सरकार एज वेल एज माननीय मंत्री जी ने वाकई सेंसिटिविटी को देखा और रियली जैसे एक अभी तक ओनली PAP के लिए सेंसिटिव थे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के लिए, एग्जैक्ट यही मुहावरा बिल्डर के लिए नहीं लगे जो जिन लोगों ने पिछले 2 दशक में निर्माण किया है, तो वो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड नहीं रह जाए, इसके लिए जो ये जो मूवमेंट लिया गया बहुत बढ़िया, क्योंकि आने वाले दशक में नई मुंबई का एक नव निर्माण होगा, नव चित्र नजर आएगा और इसमें यही जो जिन लोगों ने पहले चरण में भाग लिया, यही दूसरे चरण में भी उतने ही इम्पोर्टेंट रोल से भाग लेना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि उनके ऊपर कोई हार्डशिप नहीं हो, उनके ऊपर जो जातियाँ नहीं हो, नहीं तो बेंगलोर से, दिल्ली से, अन्य जगहों से कोई बड़े डेवलपर्स आके वापस जो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो बड़े पैमाने पे लेके आ रहे हैं, अगर ये हार्डशिप्स नहीं हटाई गई तो जिन्होंने पहले चरण में भाग लिया उनको दूसरे चरण में शायद उतना आइडेंटिफिकेशन, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी और इस डिसीजंस के बाद में उनके लिए भी इक्वल प्लेटफॉर्म रहेगा आने वाले टाइम में एज एन रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करना, डेवलपर एंड बढ़िया से बढ़िया रियल एस्टेट नई मुंबई को प्रदान करना। तो सही बात है पाटिल साहब, जो झाले साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है कि बिल्डर्स के भी, जो डेवलपर्स के भी जो कंसर्न्स हैं वो डायरेक्टली एड्रेस किए थे। तो जैसे क्या कि PAP ये सब की तो बात होती ही रहती है, डेवलपर्स वगैरह को बहुत नेगेटिवली देखा जाता था, जबकि नई मुंबई के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये जिस तरह से शिंदे साहब ने इनफैक्ट खुद ट्वीट करके भी और वीडियो के थ्रू भी पूरे डिटेल्स भी सब बताए और एक पॉइंट वाइज सब दिया है। आप भी ऑफकोर्स एसोसिएटेड हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरह से ये सब फ्रेम हुआ है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरे यहाँ पे मैं हमारे लोगों की बात करूँगा तो हम लोग बहुत सफरिंग में थे कि हमारा 4 साल का जो सिडको ने हमको NOC दिया था वो ख़त्म हो गया था। हमने सबका रीअप्लाई किया कि हमको टाइम एक्सटेंशन दो, 2 साल कोविड इसमें निकल गए, तो मैं उसके फॉलोअप में था कि हमको ये मिले तो, और उसके ऊपर सिडको ALP लगाने जा रहे थे। इसमें वो लोग अपना 1 रुपया नहीं डाल रहे हैं, उन्होंने घर खराब बांधा, उनकी वजह से सब सफरिंग हुआ हमको 20 साल। और अब कोई आदमी करके दे रहा है तो उसके ऊपर भी लोग ALP लगाने गए थे, तो मैंने हम लोग ने ALP नहीं लगना चाहिए, हमको 4 साल का और एक्सटेंशन दो, ऐसा हमारा डिमांड रीडेवलपमेंट के लिए था। बिल्डर लोग के लिए जो था वो CRZ में मेरे इधर के स्कूल कॉलेजेस फंसे हुए थे जिनको सबको एक्सटेंशन करना था, तो मैं उसके फॉलोअप में भी था कि साहब हमको इसमें से निकालो। लेकिन हमारा तो जो NOC था सबका एक्सपायर हो गया था। मैं सबकी CC लेने के लिए 8 सिडको से 8 NOC एक ही दिन गगरानी साहब ने मुझको दिया था। फिर मैं साहब के बहुत फॉलो में था, साहब ये डबल पैसा कौन देगा, ये आपको क्या देने जो लोग ALP चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने सब हमारा भी सुन के लिया, सब प्रजापति साहब भी उनके प्रॉब्लम्स लेके फॉलोअप कर रहे थे, मैं मेरे प्रॉब्लम फॉलोअप कर रहा था। ये सेंसिटिव गवर्नमेंट होने के कारण उनके ध्यान में आ गया कि सब लोग इसे सफरिंग में। दूसरा बात, इधर 4-4 5-5 अथॉरिटी है, NMMC है, सिडको है, फिर अभी एयरपोर्ट का NOC लाना पड़ता है, ली हुई लोगों को जो 125 मीटर का देता फिर 55 मीटर कर दिया है, फिर अगेन वो CRZ का लाइन आगे पीछे होते रहता है। अभी ये सब चीज में पिसता है बिल्डर जो अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने घर के पैसे लाता है, कहाँ से फंड जनरेट करता है। और
द क्लॉक शुड बी टिकिंग, उस पोजीशन में सिटी को रख रहे हैं लोग जिंदा। इतना रोजगार निर्मित करते हैं, इतना ट्रांजैक्शन होता है, रेती वाले का पेट चलता है, ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, मजदूर है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने नवी मुंबई का लीडिंग इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से आज नवी मुंबई का मनी रोटेशन होता है, या बाहर के अच्छे अच्छे लोग यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं। बट इनको ही मालूम नहीं क्यों जब अथॉरिटीज एक पीस ऑफ केक समझकर सब उसमें से नोचना चाहते हैं, तो ये सब सफरिंग चालू होता है। और मैंने देखा है नवी मुंबई के बिल्डर आपस में यूनाइटेड नहीं रहते कभी, दे आर कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर, तो वो लोग आपस में मिलते नहीं है, सब अलग अलग जाते हैं। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ 2-2.5 साल से सब एक होते हैं, एक होके जाके अपना जो कुछ भी ग्रीवेंसेस है रखते हैं। उसके बाद अभी सिचुएशन चेंज हो के एक अच्छा सिचुएशन आ रहा है, बट इसमें मेन विलेनिश रोल जो करती है वो सिडको करती है। प्रजापति साहब ने भी बोला 11885 जो बिहार था वो मैंने झगड़ा कर करके करवा के बहुत पीछे लगा था। उसमें पहली लाइन फर्स्ट जो कंडीशन से उसमें लिखा था, किसी ने भी सिडको से अगर कोई भी एक्सटेंशन लिया है, कोई भी प्लॉट लिया है और उसको सिडको ने कोई भी चार्जेस लगाया, डीपीसी लगाया, तो सिडको नहीं लगा सकती, इट विल बी अमाउंट टू 0। वो लगाया, सब बिल्डरों ने अप्लाई किया, उन्होंने तुरंत बोर्ड रेजोल्यूशन मॉडिफाई करके लाइन ही निकाल दी उसमें से, और उसमें उल्टा डाल दिया कि इतना 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 लगेगा, उसके बिहाफ पे भी लोग सब कर रहे थे। अभी अगर ये सब यूनाइटेड होके जाए, और ये लोग बिल्डर एसोसिएशन के लोग भी, ये भी मैंने देखा है कि आपस में कंपटीशन की वजह से दूसरे को तकलीफ होती है तो एक को मजा आता है। अगर ये लोग ऐसे स्ट्रांगली जाए और सिडको के यहाँ से जब फ्रेम होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, उसमें पार्टिसिपेशन करें, अभी तो सब एक्सेस है, तो ये काफी चीजें चेंज हो सकती है। एनएमएमसी में नगर से लोग बैठे हैं, वो भी इनको पीस ऑफ केक ही समझते हैं। ये लोग इतना करोड़ों रुपए खर्चा करके टेंडर में अपना पूरा पैसा भर के प्लॉट खरीदते हैं, इतना इनके 100-150 करोड़ के उन्होंने प्लॉट लिया हुआ रहता है, उसके ऊपर जीएसटी भरते हैं, उसके ऊपर रिजर्वेशन डाल के रखा है। ये एक टाइप का क्राइम है, और इस तरीके से जो बिहेवियर चल रहा है बिल्डरों के साथ, वो मैं देख रहा हूँ, मैं उस प्रोसेस में हूँ, मुझे दिखता है, बट मैं अकेला बोलते रहता हूँ, मैं तो बिल्डर के साइड से हूँ। लेकिन अगर बिल्डर जिंदा रहेगा तो ये सारे प्रोजेक्ट चलेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, नवी मुंबई के लोगों को सस्ते में घर मिलेंगे, और नवी मुंबई बनाने में 80% हाथ नवी मुंबई के बिल्डरों का है, जिन्होंने इतना महंगा प्लॉट खरीद के अपने पैसे डाल के आज जो डिजाइनिंग कर रहे हैं, बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको एक प्रकल्प जैसे ही देखना चाहिए कि ये लोग आज नई मुंबई डेवलप कर रहे हैं। इनको विलेन देख के या इनके साइड से किसने बोला तो ये दलाल है, ये एजेंट है, ये चीज को डर के काम नहीं चलेगा। ये लोग सर्वाइव करने चाहिए, और भगवान के दे ऐसे जो मेजर मुद्दे थे अभी सॉल्व हुए, अभी थोड़ा 1-2 ही बचा हुआ है। आज ही जाने का था, बट साहब सातारा में मैं कल जाऊंगा, बोला साहब ये रह गया, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्वीट किया उसमें रह गया था, मैंने उनको तभी पॉइंट आउट किया था। भगवान की दया से वो ठीक हो जाएगा। तो ये सामने बहुत अच्छे से आ रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, और डेवलपर्स की कम्युनिटी को एक पॉजिटिव से देख के एक इंटरेक्शन के बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं। गाड़ी साहब, रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना सालों साल प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं, और एक एक जो रूल्स आ जाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग की हाइट को लेकर एयरपोर्ट की वजह से या CRZ की वजह से, ये सब लग जाते हैं। आपको लग रहा है ये चेंज अब आ रहा है, जिस तरह से ये खास तौर से नवी मुंबई रिवाइवल प्रोग्राम करके उन्होंने अनाउंस किया है, आप इसको किस तरह से देखें? 2014 से ये सब सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, यूडीसीपीआर में रीडेवलपमेंट वगैरह जो भी इश्यूज आ गए, 2-3 पर्सपेक्टिव व्यू में मुझे सिटी की तरफ देखना चाहिए। एक, जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स थे, सिडको डायरेक्टेड हाउसेस या प्राइवेट डायरेक्टेड हाउसेस, उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए एफएसआई इंक्रीज करना चल रहा था। एफएसआई इंक्रीज करने के टाइम 2 चीजें देखना चाहिए कि सिटी की वर्टिकल ग्रोथ अभी हमारा कंपल्सन है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल सिटी अगर करते जाएंगे, कल को आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो वो हम लोग सैचुरेशन पॉइंट पे महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं, तो वो हिसाब से एक कंपल्सन था वर्टिकल जाए। वो वर्टिकल जाते समय कुछ तो रेगुलेशंस होने चाहिए करके 2014 फरवरी ये प्रोसेस चालू हो गई, जो कंप्लीट करते रहेगी। अभी जो सिचुएशन महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अब ये प्रोसेस अगर कंटिन्यूस अगर देखा जाए तो एक हर्डल कॉमनली सबको फेस करना पड़ता है नवी मुंबई में, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो हाउस बायर हो, चाहे कोई भी हो, दैट इज सिडको। 2014 से मान गए, व्हाई डोंट यू डिस्कनेक्ट एनएमएमसी एरिया इन एंटायर इन टोटल विद सिडको। जहां तक आपका प्रीमियम शेयरिंग कोई भी अमाउंट अगर शेयर करना होगा
let CIDCO and NMMC come to conclusion and decide how to share, and builder should go and approach NMMC कि भाई NMMC ने आपके जो भी पेमेंट करने हैं एक जगह पे भरो। अब होता क्या है कि सिडको के दरवाजे पे धक्का, सबसे पहला प्रोसेस में आपको वहां पे एक्सपर्ट विदाउट नॉलेज हर एक सोसाइटी पे रहते हैं, उनको समझाना, उनको अपना प्रेजेंटेशन देना, उसमें अप्रूव करके लेना, अप्रूव करके जॉइंट रजिस्ट्रार के पास जाना, उनसे लेटर लेना, वहां जाके बिल्डर को मालूम पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, ठीक है। उसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट एलिगेशन से वो फलाना ठिकाना चलते रहते हैं अपनी जगह पे। उसके बाद जाना होता है सिडको। अब सिडको कहती है थाना नहीं मिल के आ जाओ, थाना में मुझे मैं आरटीआई लगा रहा हूँ कि सिडको का एक ऑफिस थाना में वगैरह है क्या कि जहाँ पे जाने के बाद परमिशन मिलती है करके, तो आप सिडको क्यों नहीं डिस्कनेक्ट कर देते? सिडको एनएमएमसी को बताए कि भाई ये हमारे प्रीमियम है, कोई भी प्रपोजल अगर आ गया तो हमको आप ये इतना रिकवर करके दे दो, दैट विल बी योर ड्यूटी, एंड इंटरनली दे कैन ऑन विद टेक्नोलॉजी दे कैन एक्सचेंज देयर एनओसी एंड एवरीथिंग, और जहां टाउन प्लानिंग में आप जाते हो वहीं से आप सीसी लेके निकल जाओ। ये सारा प्रोसेस क्यों, नंबर ऑफ टेबल्स क्यों इंक्रीज की गए? आज के तारीख में यही सारी चीजें जो है वो जो बिल्डर्स को हार्डल्स कर रही है, रेवेन्यू आ रही है। आज के तारीख में हमारे एनएमएमसी का अगर रेवेन्यू देखेंगे हम लोग, मोर टोटल उनका टर्नओवर जो पिछले 5 साल का है उसका एटलीस्ट 30 to 40% रेवेन्यू ये रीडेवलपमेंट से अगले 5 साल तक मिलने वाला है एनएमएमसी को। व्हाट मैजिक वी कैन डू इट इन नेक्स्ट 5 years इज माय कंसर्न, क्योंकि लोड बढ़ रहा है। आज भी डीपी भी पास नहीं हो गई है एनएमएमसी की, गवर्नमेंट उसके बारे में कोई स्टैंड क्लियर कट नहीं ले रहा है। सिडको प्लॉट बेच रही है अंदर, जो हमको मिनिमम बेयर मिनिमम जो चाहिए 37 लाख पॉपुलेशन, डीपी तो 27 लाख के लिए बनाया था, मैं कहता हूं 37 लाख आ जाएगा। ये सारी चीजें अगर आप ओवरऑल इन टोटल देखें और यूडीसी के उसके अंदर अगर फिट करने की कोशिश करें तो इट शुड बी फिटेड प्रॉपर्ली। छोटी सी मैं बात बताता हूं, कुछ प्लॉट्स के कैलकुलेशन ऐसे थी, वी बोथ ऑफ देम कैन एक्सप्लेन इन दैट वे बेटर वे। उसमें होता क्या है कि एरिया एक्सेस अगर होगा प्लॉट साइज और जो शेयरिंग एरिया रहता है, उसके बाद कुछ एरिया कंस्ट्रक्ट करके सिडको को देना होता है, एनएमएमसी को देना या गवर्नमेंट को देना होता है। अब जब वो प्लॉट और सोसाइटी के कस्टडी में है, उसका बेनिफिट आप बिल्डर को दे दो, बिल्डर थोड़ा पास ऑन करेगा, जिनके प्लॉट्स के ऊपर बिल्डिंग है उनको पास ऑन करेगा। अब गवर्नमेंट को किस लिए चाहिए? ये जो सारी चीजें, ये क्लैरिफिकेशन यूनिफाइड डीसीआर में होनी चाहिए और सिडको डिसकंटिन्यू होनी चाहिए नवी कॉर्पोरेशन के सारी परमिशन से जो है, दैट विल बी इंटरनली बिटवीन सिडको, सिविल एविएशन, सीआरजेड, आपका सिडको जो होगा दैट विल बी concluded at NMMC window, single window। यूडीसीपीआर से मैं और आना चाहूंगा पाटकर साहब, जैसे ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं आप, बोल सेंसिटिव गवर्नमेंट है, अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, इनका कहना है कि अभी भी एनएमसी है, सिडको है और फिर थाना भी जाना पड़ता है, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ऐसा है कि मैं हाउस में था, सिडको आप कभी भी उनका पास्ट बिहेवियर देखोगे, वो एक एक प्लॉट निकालते थे बेचने के लिए। एक प्लॉट निकालेंगे तो ज्यादा पैसा आता है, बिल्डर लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन आता है, रेशनिंग बोलते थे हम लोग प्लॉट्स के लिए। हाँ, वो बहुत बड़ी साजिश थी कि एक ही प्लॉट निकाला तो रेट ज्यादा आएगा, ताकि बिल्डर लोग को ये लोग लालच दे सके, सब उसमें कूदे तो 2 लाख का 3 लाख, और वो सारे जो प्लॉट निकलते थे, मैं इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन हमेशा देता था। वो प्लॉट का ऑप्टिमम यूज नहीं निकालते थे लोग, उसमें से जानबूझ के कम एफएसआई का रख देते थे। पहले निकालेंगे हम 1 एफएसआई का, फिर 0.5 का, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ा रहे तो जाओ, ऐसा कर करके घड़ी उनके पास लोग आते रहने चाहिए, ऐसा उनको स्कीम था पूरा। वो एक जो अभी इन्होंने सानपाड़ा में एक साथ 17-18 प्लॉट निकाले, बाजू में 4-4 3-3 मीटर के 2 निकाले 1.5 पैसे। अभी यूडीसीपीआर लाने का मेन इरादा ये होता है कि ऑप्टिमम यूज स्पेस प्लॉट का, तो 1.5 पैसे का उन्होंने 3 कर दिया, किसी को 3.5 कर दिया, तो 3.5 के हिसाब से अगर वो प्लॉट मिलता है तो बाकी का प्लॉट ओपन स्पेस बोल के सिडको का नुकसान नहीं होने वाला था, बट सिडको को चाल खेलनी थी। अब हाउस में क्या हुआ, एनएमएमसी में भारतीय जनता पार्टी के अभी के नगर सेवकों ने उस प्लॉट पे, सारे प्लॉट पे जानबूझ के रिजर्वेशन डाला। जैसे उनको भनक लगी सिडको निकल रहा था, हमको चाहिए थे फायर स्टेशन के लिए प्लॉट, हमको चाहिए थे पुलिस स्टेशन के लिए प्लॉट, या जो कुछ उधर सामाजिक उपयोगी प्लॉट है वो रखने चाहिए। किस्ती के पैसे भरे हुए प्लॉट पे इतना सारा रिजर्वेशन डालना। अभी एक इंसिडेंट मुझे मालूम है, प्रोग्रेसिव ने 100 करोड़ रुपए भर के 5 साल पहले घनसोली में टेंडर में प्लॉट लिए, प्लस जीएसटी भरा है। आज 5 साल हो गए,
उनके प्लॉट पे ये लोग रिजर्वेशन डाल दिए। ये किधर का न्याय है? अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो थाना जाना पड़ता है, साहब ये बीजेपी वालों ने ऐसे किए, हमको इसे मुक्ति दिलाओ, इसीलिए थाना का टॉपिक नहीं करता। ये करते खुद है, इन्होंने वो करके रखा है। अब इन्होंने बोला था डीपी ये नहीं हो रहा है, अभी आप मेरे को बताइए डीपी सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए निकलना है, आप देखो लिख के लाए थे, मैं सभागृह में था, हर प्लॉट पे देख देख के लोग रिजर्वेशन डालते जा रहे। अब वो डाला हुआ महासभा ने डाला हुआ है ना, तो उसको यूडी का क्लर्क भी उसको रिजेक्ट कर सकता है, बट उसको कोर्ट भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि महासभा का वो अधिकार है संवैधानिक। अभी वो डीपी जाने के पहले ही इधर सब झगड़ा चालू हो गया, मैंने क्रेडिट लिया, मैंने क्रेडिट किया, हमारे वजह से हुआ। आप अगर बिल्डर कम्युनिटी को, इस इंडस्ट्री को अलग रखो अपने पॉलिटिक्स से, ये लोग सिटी को रन कर देंगे अच्छे से। हम लोग को उसमें कोई लेने देने नहीं, लोग ने प्लॉट खरीदा है, मेहनत किया है, अपना मेहनत से लोगों के लिए घर बना रहे, अपना बिजनेस कर रहे, वो अपना मेहनत करके अपने पैसे कमा रहे थे। हमारे पेट में क्यों दुखना चाहिए, क्यों रिजर्वेशन डालने की जरूरत थी? इसलिए घाटे साहब बोलते हैं थाना जाना पड़ता है। अब ये ओरिजिनल बीजेपी है, वो इनका काम नहीं है। इधर बीजेपी के जो फंक्शनरीज है, वो घाटे साहब मंदा काकी नहीं करती है, काकी ने कभी किसी को तंग नहीं किया, किसी को आपको मैं तभी भी बोला था मिनट्स मंगाओ मेरे ऑफिस में, तो मैं ला के दूंगा। एक एक नजर से अपने देखो ना कैसे डाला हुआ है, आपको सब इधर के इधर मालूम पड़ेगा। ये लोग नहीं करते, बट अभी कुछ चीजें बोल नहीं सकते, ज्वाइन हो गए। अब ये जब जाके समझाना है, अभी साहब को मैंने बोला साहब ये आपने निकाला था, अच्छा किया था, 500 मीटर तक एलएमएमसी को पावर देता, ऐसा मत करो, जो पुलिस स्टेशन के लिए चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो रखो, और सिडको देने को तैयार है ना। आप सबके ऊपर ही डालेंगे तो सिडको और एनएमएमसी का फ्रिक्शन चल रहा है। अब सिडको का चल रहा है, एनएमएमसी का चल रहा है, तो डीपी सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए निकलेगा कहां से? अभी थोड़े दिन पहले डीपी निकलने गया था, सब रेडी हो गया था, रोड वाइडनिंग हो गया था, सब रेडी था। अभी इसको पॉलिटिक्स में नहीं लाते हुए डीपी पब्लिश करके एक बार सब लोग पार्टिसिपेट करो सजेशन ऑब्जेक्शन में। और शिवसेना का मुख्यमंत्री है, हमारी यूडी मिनिस्ट्री शिंदे साहब के पास है, हम लोग रिप्रेजेंट करके इसको सॉल्यूशन कर देंगे। थाना जाने को पड़ रहा है तो बिल्डरों को के रुको, ये एक जन जाओ, बताओ सबको सब यही है। मैं जाता हूँ, हमेशा अकेले जाता हूँ, बड़ी साहब हमको वो अभी उधर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कि इसमें के प्लॉट भी चले जाएंगे जो सब अभी पाम्बी रोड पे समाज मंदिर चाहिए क्या? एक भी समाज मंदिर ठीक से नहीं चलता है, सब जगह आप देखो दारू गड्ढा जुगाड़ गड्ढा बना हुआ है, बांध के रख दिया। किसी का बनाया बनाया खाना खराब करना, उसके ऊपर रिजर्वेशन डालना, ये रॉन्ग बात है और इसमें जाना पड़ता है बताने। अभी ये लोग एक एक करके क्यों जाते हैं? सब जाके बताओ साहब हमने टेंडर में प्लॉट लिया, अच्छा नहीं तो कोई केस कर दो ना कोर्ट पे, क्या हमने पैसा दे के लिया है। सिडको अभी इनको बोल रही है जो सबसे हाईएस्ट टेंडर है तो उस हिसाब से सब लोग पैसा भरो। देख रहे हो आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक ने कम भरा है तो इससे तुम लोग ऐड पार आ जाए। ये दादागिरी बंद होना चाहिए। मैं वापस से कहता हूँ सेंसिटिव गवर्नमेंट है, बिल्डर लोग को अभी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, इन्होंने यूनिटी करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यूडीसीपीआर में प्लॉट का ऑप्टिमम यूज निकालने का ट्राई किया गया है कि जब एक प्लॉट पे 3 एफएस से अच्छी बिल्डिंग खड़ी रह सकती है और बाजू में ओपन प्लॉट रखा जा सकता है, तो हम लोग ने वो ट्राई किया है। और यूडीसीपीआर देवेंद्र फडणवीस साहब ने लाया था, इनको मालूम है क्या मुझे नहीं मालूम। उसमें किसी ने सजेशन ऑब्जेक्शन डाले, मंदा काकी ने डाले थे, मुझे लगता है घाटे साहब ने लिख के दिए थे, मंदा मात्र का मेरा है, हम 2 ही जन डालते जाते। महासभा में मैं अकेला, अगर आपको कुछ करना था तो तभी बोलिए ना, जब ड्राफ्ट आपके पास आया था मंजूरी के लिए, महासभा में आया था, एक मेयर ने नहीं बोला मैं सबको साहब इसको ठीक करो, नई मुंबई का प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी कितने सारे जोन्स बनाने, तो ठीक है अभी कोई नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा। अभी साहब लोग भी बैठे, इनको भी बोलूंगा घाटे साहब को वैसे भी ढालो, क्योंकि अभी डीपी बनेगा वापस 20 साल के बाद बनेगा, जो अच्छे से हो सकता है नवंबर के लिए करना चाहिए। अच्छा साहब, पॉलिटिकली आप लोगों को नहीं पूछूंगा कि उसमें आपको प्रॉब्लम इनको मतलब लेकिन यूडीसीपीआर का समझना चाहते हैं हम, क्योंकि उसके बाद भी हुआ है, क्या फायदा है नहीं है, क्या है डेवलपर्स का क्या कबाड़ा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आपके हिसाब से यूडीसीपीआर अच्छा हुआ है या नहीं? यूडीसीपीआर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि एक समान पूरे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट कंट्रोल रूल रेगुलेशंस के आने से प्रशासन को एज वेल एज सरकार को नियमितता रखने के लिए बहुत आसानी रहेगी। और बिकॉज एक रूल एक बार फ्रेम होने के कारण जो भी एक बार जो बोले भू माफिया या नेक्सस जो चलता था नई मुंबई में भले कम था,
कि चेंज ऑफ यूज़र एक्सेट्रा ये सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ लगेगी और हर एक आर्किटेक्ट हर एक बिल्डर के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्लॉट का लेने का या FSI लेने का। तो UDCPR हैज़ बीन वेरी नाइस। इसमें कुछ चैप्टर्स नवी मुंबई के लिए स्पेशली अलग से रखे गए हैं जो बिल्डर फैटर्निटी के हिसाब से है कि नहीं होना चाहिए। एग्जांपल सिडको के एरिया में UDCPR पूर्णता से लागू नहीं हुआ है, नैना में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो पूरे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्सेप्ट कर रही है, पूरे महाराष्ट्र के लिए हर क्षेत्र के लिए नागपुर नासिक सब जगह के लिए अगर एक UDCPR लागू कर पा रही है और उसको एक्सेप्ट किया है तो सिडको ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए था और UDCPR को पूर्णता से नैना में एज वेल एज सिडको एरिया में लागू करना चाहिए। ये सजेशन ये डिमांड सारे डेवलपर्स की भी है और उसको जल्द से जल्द कराए तो एक तरीके का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। तो सर इसके अंदर जो आ रहा है कि FSI का ऑप्टिमम यूज हो रहा है, एडिशनल एसिलिटी FSI मिल जा रहा है, इसमें आर्किटेक्ट स्केल बेसिस पे प्लान हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के पास मिल जा रहा है, तो ये सब आपको क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें दिख रहे हैं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे वेदर वी लाइक इट और नॉट, एक चीज चल रहा था कि जो कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर डुपर बिल्टअप एरिया, उसमें इतनी परेशानियां थी प्लान अप्रूवल के समय कुछ और फिर प्लान मतलब तो ये UDCPR ने ये किया कि आपको जो बनाना है बनाओ, आपका एक T लाइन है उसके अंदर आपने जो भी बनाया उसमें आपको उतने के पैसे देने हैं। तो एक जो बिल्डर के ऊपर एक लांछन लगा हुआ था, ये लोग मतलब FSI का ये कर देते हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें से हमको UDCPR ने निकाला, हमको एक इज्जतदार धंधा करने के लिए मतलब जो व्यक्ति आज इतना बड़ा अरबों का काम करता है उसके ऊपर फिर भी जब नेगेटिव रिएक्शंस रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे होम बायर्स हो, तो उसमें से निकलने का एक बहुत बड़ा एक रोल दिया है UDCPR ने। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट। ये फैक्ट है जैसा बोल रहे हैं कि होम बायर को मैंने भी देखा है क्योंकि अभी तो सब क्लैरिटी आ गई है, ब्लैक एंड व्हाइट में इतना एरिया है काफी एरिया है। पहले लोग घर लेके जाके पहले एक्चुअल मेजर करते थे, मैंने देखा है कि भाई कितना एरिया है कितना नहीं है और उस पे कंट्रोवर्सीज होती थी। जी, तो आज क्या है कि किसी ने कोई बोल रहे थे कि हमने पैसेज बेच दिया, कोई बोल रहे थे कि हमने कोई चीजें जो हम लोगों को फ्री मिल रही थी वो बेच दिया। तो आज कोई भी चीज फ्री नहीं है, डेवलपर के लिए आज कोई भी चीज फ्री नहीं है। मैं आज सीना ठोक के बोल सकता हूँ जो मैं बेच रहा हूँ उसका मैंने पैसा भरा है। इवन एक प्रॉब्लम था कि आपको ये पार्किंग, स्ट्रीट पार्किंग बेचना या नहीं बेचना, क्लियर हो गया है सारा की चीज कि भाई मैंने उस चीज का पैसा दिया है, मैं उस चीज को कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लगा रहा हूँ, मुझे वो चीज बेचना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आज मेरे नवी मुंबई में काम कर रहा हूँ, कल उठ के मुझे अगर नासिक में काम करना है या मुझे नागपुर में काम करना है तो मुझे पता है कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। मुझे एक अलग से ही कोई DP उधर का बना हुआ है, उधर का डेवलपमेंट कंट्रोल रूल बना हुआ है, उसमें से करना पड़ेगा, ऐसा कोई ये नहीं है। तो एक आदान प्रदान भी बड़े आसानी से हो सकता है कि यहाँ का बिल्डर पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी आप काम करो तो कोई क्लैरिटी है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेवलपर का इमेज है वो आज इमीडिएटली नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन ओवर द टाइम ऑफ इयर्स अगर डेवलपर्स ने UDCPR के अंतर्गत ही अच्छे से काम किया तो डेवलपर्स की इमेज में बहुत बड़ा इजाफा होगा। मैं हमारे व्यूअर्स को समझा दूं कि UDCPR यानी यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस है कि डेवलपमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है नॉर्मली हर एरिया में अपने अपने अलग होते थे, बट ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लेके आया, जैसे कि सर ने बताया कि एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है पूरे स्टेट में कि आप कहीं भी काम करें ये सेट ऑफ रूल्स है, डेवलपर्स के लिए भी अच्छा है, होम बायर्स के लिए भी अच्छा है। घाटे साहब, अभी जैसा हम देख रहे हैं हमारे लीडिंग डेवलपर्स जो है उनको तो वक्त वेलकम कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास से कुछ अलग अलग आवाजें आती हैं। अभी हाल ही में एग्जीबिशन में नायक साहब ने एक दिन आके कह दिया कि UDCPR एकदम बकवास है, बिल्डर्स का कबाड़ा हो गया, होम बायर्स का उसमें फायदा नहीं है। दूसरे दिन मंदाताएं आती हैं और उसकी तारीफ करती हैं कि नहीं बहुत अच्छा है उसमें, और UDCPR में तो रीडेवलपमेंट के लिए भी नवी मुंबई के लिए स्पेशली प्रोविजन भी किया गया है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी स्टडी है इस चीज़ पे, आपसे जानना चाहते हैं।
स्टडी है, नाइक साहब का स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, और किस कंटेस्ट ने उन्होंने बोला होगा वो भी मैं बात नहीं कर सकता। टाल रहे इन्होंने 10 बार वीडियो देखा। घटे साहब आप सच्चे आदमी, सीधा सच सच बोलो, मन मानते कैसे सच बोले एकदम बिंदास। क्या क्यों ऐसा बोलते थे? खुद बैठा था और काकी को पूरा लिख के इन्होंने पूरा समझा है इन्होंने, ये काकी को 2014 से मैं खुद काम कर रहा हूँ। जो मीटिंग देवेंद्र फडणवीस जी के पास हो, सब अच्छा है कि नहीं खराब है बोलो, उतना बोलो बस। बता रहा हूँ ना आपको, आप मैं डीपी से लिंक करके सारी चीजें, मैं डेवलपर नहीं हूँ। मैं जो भी देखता हूँ कि आज के तारीख में हर एक सिडको के प्रीमाइसेस के जो घर है उनको अच्छे घर मिल रहे हैं। आज जो आदमी 3 माले की बिल्डिंग में रहता था वो 24 माले का बिल्डिंग का इमेजिन कर रहा है, उसको पार्किंग मिल रहा है। ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल लेवल से हो, लेकिन बर्ड्स आई व्यू से अगर सिटी को मैं आज के तारीख में और अगले आने वाले 25 साल में देखता हूँ तो सिर्फ यूडीसीपीआर मुझे कंसीडर करके नहीं चलना पड़ता है, मुझे इन टोटल सिटी सोचनी पड़ती है कि आज के तारीख में क्या सिचुएशन होगी और 25 साल के बाद हम लोग सिटी को क्या किस लेवल पे जाके रखेंगे, इसकी प्लानिंग होती है सिटी की। मैं उस बारे में सोचता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बारे में अगर सोचेंगे, अभी डीपी की बात हो गई क्योंकि डीपी फाइनली कनेक्ट हो जाता है आपका डेवलपमेंट के साथ, बिल्डिंग डेवलपमेंट के साथ। डीपी 2020 फरवरी में मैंने कहते महासभा में पास की थी और मैंने देखा किशोर पाटकर जी को मैं फॉलो किया है, ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक्स लॉजिकली इन द महासभा। बाकी लोग बात करते नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ही हैज सम डिफरेंट एंगल। अब मुझे एक बात बताइए, डीपी पास होने के बाद आज 2022 मई में हम लोग हैं, रेडी टू पब्लिश है, आज तक पब्लिश क्यों नहीं हुआ? और जबकि पब्लिश करने की जिम्मेदारी थी एडीटीपी हेमंत ठाकुर जी थे, मेरा रिटर्न वहां पे करस्पॉन्डेंस है, उन्होंने किया नहीं जानबूझ के। उसी वक्त डीपी की इंफॉर्मेशन लीक हो गई और ये पहला सागवाड़ा के 6 प्लॉट्स का स्कैम हो गया। फंसे बिल्डरों के साथ इन्वेस्टर, ये सारे फंस गए। नेहरू स्टेशन के बगल में ट्रांसपोर्टेशन का प्लॉट है, आज वहां पे इतनी रीडेवलपमेंट हो रही है, वहां पार्किंग के लिए जगह नहीं है। आज रेलवे स्टेशन पे पेडेस्ट्रियन जाते हैं, उनके लिए पार्किंग की जगह नहीं है, आपने उसके अंदर से प्लॉट निकाल के वो भी बेच दिया। अब मुझे बात बताइए, घर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, नीचे उतरेंगे, पार्किंग के लिए जगह नहीं, बाइक पार्किंग के लिए जगह नहीं है। ये जो कंजेशन है, ये कंजेशन का सॉल्यूशन पहले निकालो, यूडीसीपीआर इंप्लीमेंट करो, क्योंकि बिल्डर को वही होने वाला है प्रॉब्लम। अगर बिल्डर बिल्डिंग बना देता है, उसके कमर्शियल प्रीमाइसेस वगैरह सब हो जाते हैं, उसके सामने रोड तो बड़े होने चाहिए। आपने रोड्स में क्या किया हुआ है? और जहां तक इनका कहना है कि अभी के बीजेपी वाले उस टाइम जहां थे उन्होंने रिजर्वेशन उल्टे सीधे डाल दिए, इन्होंने खुद सॉल्यूशन बताया कि क्लास चेंज कर सकते हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ओपन बची हुई स्पेसेस है एज पर द सिडको नॉर्म्स व्हिच इज लेस देन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो नॉर्म से भी नीचे जगह कम जगह बची हुई है, जिसके अंदर प्लेग्राउंड है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी कैंपस, कॉलेज कैंपस, ऐसे 1 नंबर है। मैं आपको डिटेल भेज देता हूं, हमको जितनी जगह चाहिए वो मैं वर्कआउट कर चुका हूं, उतनी भी जगह नहीं है। अब जो जगह नहीं है उसके अंदर से भी आप अगर प्लॉट निकाल के अगर बेचोगे, मुझे नहीं लगता कि डेवलपर बोलेगा कि इसका घर तोड़ के मुझे दे दो करके, क्योंकि सारे डेवलपर नवी मुंबई में रहते हैं और उनके अभी पोता पोती वहां पे खेलने को जाने वाले, शाम को कहां लेके जाएंगे डेवलपर अपने पोता पोती को? दैट इज लाइक यूडीसीपीआर। जहां तक यूडीसीपीआर का सवाल है, एफएसआई का सवाल है, आई एम वेरी मच हैप्पी। और सिर्फ डेवलपर ने बेचा नहीं है सुपर बिल्डअप के नाम पे, मैं सीना ठोक के पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिडको ने बेचा हुआ एग्रीमेंट 292 स्क्वायर फीट कारपेट का 623.65 दिया हुआ है। प्रीमाइसेस सिडको चैलेंज करके तो मैं जाके बताता हूं, ना डिमार्केशन प्लान दिया एग्रीमेंट टू लीज के साथ, ना कुछ दिया। कहां से ये लेके आए 623 ऊपर का 400 450 पता नहीं है। ये सिडको काम करने का सिडको का तरीका करके मैं वापस बोल रहा हूं, सिडको को जब तक आप नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से टोटल डीलिंग नहीं करते तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी और बिल्डरों का वो असर होगा। बिल्डर आपस में बात करते हैं कि साला नवी मुंबई में आ जाओ ना, तो पहले सिटी चढ़ना पड़ता है सिडको की, वहां मत्था लगाओ, उसके बाद नवी मुंबई में प्रवेश करो। जिंदगी भर जब तक आपको नवी मुंबई में काम करना है, मत्था वहीं टेकाना है। ठीक है, ये हालत है। यूडीसीपीआर से आप खुश हैं? I am happy with UDCPR and implementation of UDCPR, how you implement is under question. डॉक्टर सर, यूडीसीपीआर आपके हिसाब से नुकसानदायक है? ऑब्वियसली आप तो तारीफ करेंगे। नहीं, किसको नुकसानदायक है? होम बायर्स के लिए। मेरे लिए अल्टीमेटली होम बायर्स है और ऑफ कोर्स देखो, अभी ये पूरी तरह से विन विन सिचुएशन आई है। मैं एक ही चीज़ इसमें जो त्रुटि रहेगी है उसमें 2 छोटी खामियां रहेगी, बाकी सब ऑलमोस्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दी थी। क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर उद्धव साहब को भी मिला था, अशोक छाजर जी को भी याद है, मैं 3 दिन बैक टू बैक जा रहा था,
मैं उनको बोल रहा था साहब इसमें से बालकनी फ्री ऑफ FSI कर दो। मैं चाहता हूं कि जो लोग, मैं रीडेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, या भले ये लोग लो बजट वाले जो घर बनाते, फिर क्या है अगर सभी आप पी लाइन में ले लेते हो तो ये लोग बालकनी बनाने बाद में बंद कर देंगे। मैं चाहता हूं कि उनको खुली हवा मिले, वो लोग वहां बैठे भी, क्या बालकनी भी FSI में ले लिया इनका। तो मेरा वो एक खामी थी, बाकी अदरवाइज ये सबके लिए विन विन। और छोटे प्लॉटों में जिनका शेप इरेगुलर है ना, तो नीचे RG छोड़ने को नहीं मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट में था और मेरा रिटर्न में डिमांड है कि उसको हम ओपन टू स्काई ऊपर दे दें। ये दो चीजें रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट पब्लिक के एंगल से, बिल्डर्स के एंगल से, सिडको के एंगल से, NMMC के एंगल से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अभी घाटे साहब जो बोल रहे हैं सिडको की परेशानी, सिडको ने खुद लेटर लिखा है UD को कि हमने NMMC एरिया में जितना पैसा कमा रहा था हमने कमा लिया है, हमने उससे ज़्यादा पैसा उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर का वसूल कर लिया है, हमको NMMC से निकालो, NMMC जुरिडिक्शन एरिया से हमको यहाँ से निकालो, वी मेक सिटीज, हमको आगे जाना है। उनको आगे आगे जाते जाना। उनका खुद चार्ल्सटन मेघराज कमेटी बनी है, उन्होंने रिपोर्ट बना के ऑलरेडी सबमिशन कर दिया है। अभी इलेक्शन आगे चला गया है 3-4 महीने, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम पहले ये काम कर दें, इसको फ्री होल्ड कर दें। ऑलमोस्ट उनका ही लेटर है, उन्होंने प्रोसेस भी बताया, फाइल UD1 में पड़ी हुई है, जाके थोड़ा मुझे उसको फॉलोअप करना है। सिडको ने खुद ही सू मोटो लिख दिया है, क्योंकि इधर के जो कॉमन मैन है, जो जिन्होंने घर लिया, जो इनके बायर्स भी है, प्राइवेट वाले भी, सिडको वाले भी, ये हमेशा बोलते हैं नाकापेक्षा मोती जड़, वैसी इधर परिस्थिति है। इधर भी ट्रांसफर चार्जेस भरते हैं, NMMC भी भरते हैं। नई मुंबई एरिया फर्स्ट ऐसा एरिया है, हाँ डबल टैक्सेशन हो गया। तो ये मैंने उनको पॉइंट आउट करके बताया साहब ये बहुत बड़ा तकलीफ है, क्योंकि जिसने घर लिया था 30 साल पहले वो बेचता है। अभी मैंने कोई टीवी खरीदा, मैंने घाटे को बेचा ना, मैं क्यों आपको दुकान वाले को पैसा भरूंगा। वैसा उधर चल रहा है, घड़ी घड़ी सिडको ट्रांसफर चार्जेस के नाम पे। अब सिडको ने खुद ही लेटर लिख दिया, हम लोग का कोशिश रहेगा। ऑलमोस्ट मंदाताई ने वो करवा के ले ही दिया था। काकी को मैंने बोल, वो ये जो एक्विजिशन लॉ के अंदर जो नवी मुंबई का एरिया एक्वायर किया है सिडको ने, वो फ्री होल्ड नहीं हो सकता है। तो इसलिए फ्री होल्ड सम की पॉलिसी ऑलरेडी आ गई है 2018 में, लेकिन उसका प्रीमियम वापस इतना रखा हुआ है। प्रीमियम अभी उन्होंने खुद ही महसूल अधिनियम बता दिया कि इस अधिनियम से हमको निकाल दो, ऐसे हम जाने को तैयार है। सेकेंडली ऑटोमेटिक रिन्यूअल रखना चाहिए, 99 इयर्स का ना था ऐकणार आहे ना लोक घाटे क्लेरिफाई कर दे और सिडको को टोटल डीलिंग करते और मेहरबानी करके जो बचे हुए प्लॉट है ना, वो आपका गवर्नमेंट के थ्रू सिडको को कहे कि एक सिंगल स्क्वायर इंच अभी प्लॉट ही नहीं बचे, आने वाले 37 लाख पॉपुलेशन के ऊपर मेहरबानी करके ना बेचे, नहीं तो यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस होगा, लोगों का बहुत डिस्टर्बेंस होगा। एक जो लास्ट हमारे को और एक डिसीजन इस करना विषय है में संक्षेप में ये भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल घाटी साहब ने जैसे कहा कि ओपन स्पेसेस, आज डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिडको ने खुद ने दे दिया, मेरे पास है उसकी कॉपी। हम इंटरेस्टेड नहीं है, बट उनकी करनी और करनी में कितना फर्क है ये अब तक जाहिर नहीं हुआ। और सिडको के नई मुंबई के शहर के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय जो रहवासी एग्जिस्टिंग है, तो घाटी साहब जैसे कह रहे थे, वो अन्याय बहुत बहुत बड़ा एक ही खात के अंदर हुआ है, जिसमें ट्रक टर्मिनस के ऊपर घर बनाए जा रहे हैं, कार पार्किंग के ऊपर घर बनाए जा रहे हैं। तो जबकि एक बहुत कॉमन सी बात है कि ये शहर की जितनी ओपन स्पेसेस है, सड़कें हो, गार्डन हो, पब्लिक फैसिलिटीज हो, टर्मिनस हो, इस सब का एक्चुअल स्वामित्व न तो नगर पालिका है, न सरकार है, न सिडको है। इसका असली स्वामित्व यहाँ के नागरिक है, जिनके लिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी। उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रोग्राम एफोर्डेबल हाउसिंग के एक छत्रछाया के अंदर जो किया गया, वो बहुत ही गलत किया गया है। और जो अब हो भी रहा है, माना कि जिस वक्त हो रहा उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे घाटे साहब, नहीं मैं बोलता हूँ, जिस वक्त हो रहा था उस वक्त किसी की नजर में नहीं आई ये बात। और कुछ नहीं आई, हमने मोर्चा निकाला था 2 बार, बुद्धिजीवियों की नजर में आई तो उनके कुछ मर्यादाएं नहीं होगी उसको उतनी ज्यादा आवाज नहीं करने की। बट जब दिख रहा है तो उसको आज भी यहीं पे भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस पे विराम दिया जा सकता है। अगर वो डेवलपमेंट जो भी 5-6 कॉन्ट्रैक्टर्स को इतने बड़े क्वांटिटी के ऊपर स्टेशंस,
कार पार्किंग एरिया बहुत गलत हुआ है वगैरह है, उसको टोटल स्टॉप करके बोला जाए कि भाई ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जो इतनी साइज का था उसको यहाँ तक लाके खत्म कर दिया जाए, क्योंकि किसी चीज़ को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। लेकिन एटलीस्ट और एडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं करके पूरा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जिसके ऊपर नई मुंबई को रियली जाना जाता है कि उसकी इवन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, उसको अनइवन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं करे। इसके लिए अगर सारी की सारी पार्टीज आगे लेके चल के करें तो बहुत बढ़िया है। एज एन डेवलपर फैटर्निटी हम यहाँ पे पब्लिक फोरम पे कबूल करते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं और हम किसी आम मुद्दे को अगर लेके चलते हैं तो उसका इम्पैक्ट ऑफिसर हमारे उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेके आता है। तो हमारे से ये अपेक्षा न रखें कि हम जानते हुए भी उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। हम उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरनली हमारे व्यू पॉइंट जरूर दे सकते हैं, जो भी इसको आगे लेके जाना सकते। इसको विराम देना बहुत जरूरी है। ये सारे ओपन स्पेसेस का मालिक यहाँ का हर रहवासी है, न कि नगर पालिका है, न महाराष्ट्र शासन है, न सिडको है। तो सिडको जो करती है, जिसको कहते हैं, एक पुराना सा सवाल, एक पुराना शब्द है और जो अपने संविधान से भी हट चुका है, वो है लगान। एक लगान जो अपनी स्वतंत्रता से पहले था, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी उसको लगान को विराम दिया गया। लेकिन जो आज सिडको कर रही है, जो आज सिडको जिस नीतियों पे चल रही है, वो बिल्कुल लगान, चाहे वो ट्रांसफर चार्जेस हो, चाहे खुद के राइट्स है इसके लिए। एनएमसी एरिया के अंदर भी पब्लिक स्पेसेस के ऊपर इस चीज को बनाना, इस लगाम को विराम देना बहुत जरूरी है। और सिडको की कंप्लीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट ओनली एमडी, जेएमडी एक्सेट्रा, बट जितने भी दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, जहाँ से भी नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं, उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनको इस विषय के ऊपर बहुत जरूरी है कि खुद का मत रखे और सिडको के बोर्ड से इस चीज को तुरंत ही विदिन 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अर्जेंट मीटिंग लगा के एक बार विराम देके इसके ऊपर फिर से चर्चा करके तुरंत कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए। बहुत ट्रीटमेंट है डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट, जैसा आपने कहा। मेरे ख्याल से घाटे साहब भी वही कह रहे हैं कि ये ओपन स्पेसेस बचे रहना चाहिए, बट ये अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना की वो जो जगह बची है, वो सब्जेक्ट अलग है। क्यों अलग है? एक मिनट, मैं बता दूं पूरा, मैं इसके ऊपर काम तो करूंगा। ओपन स्पेसेस, पार्किंग प्ले ग्राउंड रेलवे स्टेशन पे नहीं हो सकता ना, यूनिवर्सिटी कैंपस रेलवे स्टेशन पे नहीं हो सकता ना। मैं उस ओपन प्लॉट की बात कर रहा हूँ। और ये ओपन प्लॉट कह रहे हैं वो पॉपुलेशन के ऊपर, और जिसका इफेक्ट पार्किंग के ऊपर डायरेक्ट आने वाला है, जिसका रेलवे स्टेशन के ऊपर आने वाला है। और ये बात मैंने ऑलरेडी राइटिंग में ले चुका हूँ कि रेलवे स्टेशन के ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो उसका मॉडल तो पहले डिफाइन करो कि आप एकोमोडेट कहां करने वाले हो, समझे आप? ये मेरा कहना है शुरू से। और आज मैं बिल्डरों का रिस्पेक्ट इसके लिए करता हूं, आज वो एक बहुत बड़े रिस्क के ऊपर नवी मुंबई डेवलप करने के लिए जा रहे हैं और उनको वो एक्नॉलेज करना चाहिए गवर्नमेंट सिस्टम के पास से। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब नवी मुंबई में एसआरए आ रहा है, बराबर, पंतप्रधान आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग, रीडेवलपमेंट, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है उसकी रीडेवलपमेंट। अब आप मुझे बात बताइए, सप्लाई एंड बायर्स का ये जो प्रोपोर्शन होता है, वो अगर कहीं हेवाय अगर हो गया, कितने बिल्डरों का कितना पैसा अटकने वाला है, ये उनके खुद का दिल जानता है। वो रिस्क लेके अगर आज जो नवी मुंबई के लोगों का घर बना के दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उतना एटलीस्ट मत्था टेकाने के लिए एक ही तो जगह रखो, हर जगह जाओ मत्था लगाओ, हर जगह जाओ मत्था टेकाओ। ये तो उसमें से तो उनको छुड़ाओ। ये पॉइंट पे आना चाहिए कि चाचा साहब आपके पास एक आ रहा हूं ना कि जो रिस्क की बात कर रहे हैं, जो फाइनल आपको डिस्कस कर रहे हैं रीडेवलपमेंट के ऊपर, बहुत बड़ा रिस्क है। हालांकि रीडेवलपमेंट को भी लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं, बातें होती हैं, एलिगेशंस, आरटीआई एक्टिविस्ट और कुछ रेसिडेंट्स भी। इसके बावजूद जैसा कि बीच में भी उन्होंने कहा था कि बांगा साहब ने भी कहा था, कमिश्नर साहब ने भी, कि रीडेवलपमेंट से एनएमसी की बहुत इनकम जनरेशन होने वाली है। नवी मुंबई का जैसे बोल रहे हैं कि वर्टिकल डेवलपमेंट ही अभी पॉसिबल है क्योंकि सैचुरेशन हो गया है। इसमें आप लोग प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स, हाउ डू यू सी? कहें कि डेवलपर्स के लिए रिस्क है, तो मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसे कोई रिस्क वाली बात नहीं है। हाँ, एक मॉडल अलग टाइप का है जहाँ पे ज़मीन खरीदी नहीं जाती और लोगों के साथ बैठ के उनको ज़मीन के बदले में एरिया दिया जाता है। तो इट इज़ एन जितना क्लैरिटी के साथ सारा रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं,
उसमें कहीं किंतु परंतु है नहीं, और बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट तीव्र गति से होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। लेकिन ये बाई नेचर वो चलेगा। जैसे कहा कि हर सोसाइटी के अंदर 2 आर्किटेक्ट, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह मिलेंगे, और उनका अधिकार है ये समझना जानना कि उनको किस कंडीशंस के ऊपर रीडेवलपमेंट डेवलपर को देना है। बट रीडेवलपमेंट बहुत अच्छा प्रावधान है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये रीडेवलपमेंट कोई 1 या 5 साल में नहीं होने वाला है। ये एटलीस्ट मोटे पैमाने पे कहें तो 30 साल 20 साल तक चलेगा। और अगर नया डीपी प्लान 20 साल के लिए लागू हो रहा है, तो डेवलपमेंट प्लान में ये देखना ज़रूरी है कि इस टाइम जो 2 फैक्टर जिसके लिए नवी मुंबई जाना जाता है, एक स्वच्छता के लिए और एक हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए, एग्जिस्टिंग सिटीजन्स के लिए दोनों ही चीज़ों में कहीं कोई कमी नहीं आवे, और उसके बावजूद भी ये निर्माण कार्य उसी ढंग से चलता रहे, वो उस दिशा में सारे पैरामीटर्स को देखना ज़रूरी है। जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये कंस्ट्रक्शन लेबर जो है, इनके लिए ऑन द साइड कंपल्शन नहीं होके कॉर्पोरेशन अलग अलग जोन्स पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जगह एज वेल एज घर प्रदान करे, और उसका रेवेन्यू मॉडल जरूर बनाया जा सकता है। और कुदरत से नवी मुंबई बहुत ही भाग्यशाली है कि उसका जो पूरा जोग्राफिकल पैटर्न है वो फुल वर्टिकल है, आयरोली से लेके बेलापुर तक। और इस वर्टिकल पैटर्न में बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 30-40% पैरेलली MIDC एरिया है, जहाँ पे काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये लेबर वर्कर्स को रखा जा सकता है। तो लेबर वर्कर्स शुड ट्रांजिट फ्रॉम दिस एरिया टू दी वर्किंग साइट्स, सो दैट उनकी सैनिटेशन की व्यवस्थाएं अच्छी से हो सके, और वो साइट्स के ऊपर सैनिटेशन नहीं करे, और इसके कारण हैप्पीनेस इंडेक्स और जो क्लीनिनेस है वो बरकरार रहेगी। ये इस डीपी के अंदर भी एक बड़ा चैप्टर होना चाहिए, और तब तक इंट्रीम अगर कुछ चीज़ें ला सके तो बहुत बढ़िया है। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए कॉर्पोरेशन ने अपनी तरफ से कोई ना कोई बजट भी बनाना चाहिए खर्च करने के लिए, जिसमें पार्टिसिपेशन पार्ट उनका हो, पार्ट लेबर वर्कर्स का हो, पार्ट डेवलपर्स का हो, क्योंकि लेबर सेस के नाम पे जो बड़ा सा फंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ है, तो इस तरीके से सारी चीज़ को समावेश करके लेबर्स साइट पे नहीं रह के कंस्ट्रक्शन हो, ताकि एग्जिस्टिंग इन एंड अराउंड जो आजू बाजू की जो लोग रह रहे हैं उन्हें उनका हैप्पीनेस एज वेल एज क्लीननेस में कहीं भी कोई कमी नहीं आवे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस रीडेवलपमेंट को चालू करने जा रहा हूँ। मुझे इंटरनली हमारी इंजीनियरिंग टीम एज वेल एज हम इस बात पर बहुत चिंतित है कि इस तीव्र गति से जिसके लिए इतना स्पीड से कंस्ट्रक्शन करना, उसके लिए X से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेबर्स की ज़रूरत है। तो इन लेबर्स को कहाँ रुकाया जाए? साहब, क्योंकि आप ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट से इन्वॉल्व रहते हैं, और ये फैक्ट है जैसा सर ने कहा है कि रीडेवलपमेंट ही एमएमसी एरिया के में तो यही फ्यूचर है अभी, और ये 20-30 साल की बात है। लेकिन हर्डल्स इतने सालों से जो हो रहा है, फाइनली एक्चुअली दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन फिर भी रोज कोई ना कोई बात आ रही है। तो और डेवलपर्स इसमें किस तरह से आएंगे, और क्या फिर उसमें आपको? देखिए, बहुत सारे इश्यूज थे। पार्षद जी तो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे कि भाई रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हो, और अभी काफ़ी सालों के बाद अभी कुछ उसमें एंड डे लाइट दिख रहा है, और अभी लग रहा है कि हाँ भाई कुछ होगा। पार्किंग के इश्यूज आए, कोर्ट की वजह से काफ़ी परेशानियाँ हुई, मगर आज ये चीज़ मतलब मैं बड़े साफ दिल से कह रहा हूँ कि आज की जो सरकार है, इट इज हैविंग अ प्रो डेवलपमेंट एटीट्यूड, प्रो डेवलपमेंट एटीट्यूड, डेवलपमेंट के तरफ से वो लोग करते हैं। आज कितने सारे जो इश्यूज, जो कंसेशंस हुए या जो भी चीजें हुई हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी का कंसेशन दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला राज्य हमारा महाराष्ट्र ही था जिसने कि अगस्त के 2020 में ही कंसेशन दे दिया, और उसका फल देखने को मिला। कंसेशन जो हमारे बीएमसी ने दिया, जिसमें 50% रिड्यूस किया हमारे प्रीमियम्स को, हमारे यूडीसीपीआर ने जो एकदम ऐतिहासिक ये दिया, उसकी वजह से आज यहाँ पे रीडेवलपमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए।
आज जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑनरेबल श्री एकनाथ शिंदे जी ने नवी मुंबई हाउसिंग रिवाइवल प्रोग्राम के तरफ से 21 पॉइंट के ऊपर डिसीजंस दिए जो इम्प्लीमेंट होंगे धीरे धीरे, ये सारी चीजें एक माहौल बताती हैं कि भाई डेवलपमेंट, प्रो डेवलपमेंट एटीट्यूड का ये गवर्नमेंट है। और इससे फाइनली किसको फायदा होगा? तो होम बायर को फायदा होगा। मैं बोलूंगा और क्या क्या होम नहीं बायर को फायदा होगा इसमें। आप ये मैंने मतलब 2-4 पॉइंट बताया, लेकिन रीडेवलपमेंट का मुझे मालूम है, मैं फॉलो भी कर रहा था। तो इतना अच्छा यूनिफाइड डीसीआर है, बहुत अच्छा चीज हो रहा है। और आज जैसे घाटी साहब ने बताया कि भाई इतने सारे टेंडर्स आ रहे हैं, रीडेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेट रीडेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपर्स रिस्क ले रहे हैं। डेवलपर्स आर बिजनेस कम्युनिटी, मतलब वो ये रिस्क लेते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क ही लेते हैं। They are not going to burn their own money and give, you know. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने अशोक जी ने बताया कि 20-30 साल तक का ये प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि सारा रीडेवलपमेंट सन 2023 में शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो बड़ी आफत हो जाती। मगर इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि होम बायर आज कितना सुरक्षित महसूस करता होगा कि उसको ये लगेगा कि भाई जो आज 10,000, 12,000, 15,000 में जो फ्लैट मिल रहा है वो अगले 4 साल के बाद भी 10, 12,000, 15,000 नहीं मिलेगा। रनअवे प्राइसेस नहीं होंगे। डेवलपर को के पास काम भी काफी है, टेंडर प्लॉट्स है, रीडेवलपमेंट है, अभी एसआरए भी शुरू हो जाएगा। तो इमेजिन करिए आज बेंगलोर में इतने टाइम से काम चल रहा है और चलते ही जा रहा है और वो सिटी बढ़ती ही जा रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे हमारा जो ये है रेसिडेंशियल का ऑफटेक वो कंटिन्यूस रहेगा। और इस वजह से जो एमआईडीसी में जो आईटी पार्क्स और ये सब बन रहे हैं, दे विल गिव एम्प्लॉयमेंट। जो दूसरे खारगर में जो सीबीडी बन रहा है उसमें अगर वो तरीके से चालू हुआ, दे विल गिव एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे ही शुरू होगा, इतने सारे कंपनीज आएंगी, इतने सारे लोग आएंगे उसको रन करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जेएनपीटी इतना बड़ा डबल ट्रिपल हो रहा है। जेएनपीटी एसईजेड जो बन रहा है उसमें बोल रहे हैं कि 1,60,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ग्लट हो जाएगा या डिमांड सप्लाई का बैलेंस कम हो जाएगा। इनफैक्ट अगर ये आएगा तो ही बैलेंस सही रहेगा। अगर नहीं तो यहाँ पे इतना ज्यादा डिमांड आने वाला है अगले 4-5 साल के लिए कि किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ ये है कि आपको रनअवे प्राइसेस नहीं होंगे। जो 10,000 में आज 12,000, 15,000 में दिख रहा है वो 40,000 में होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इट इज गुड फॉर द बायर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। होम बायर के लिए ये विन-विन सिचुएशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है डेवलपमेंट में कि रेप्यूटेड डेवलपर्स आ रहे हैं। हाँ। जो अरिहंत अगर आप नाम ले रहे हैं, बाकी यूनियंस वगैरह जो भी नाम हम देखो उसके साथ में फिर कॉर्पोरेट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ऑब्वियसली ये लुक्रेटिव है एंड बहुत पॉजिटिविटी है इसकी वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई अननोन ला रहा है, अभी प्रूवन है जिन्होंने प्रोजेक्ट्स करके लिए हैं। पाटिल साहब आपसे मैं लास्ट में इस बारे में बात करूंगा क्योंकि कंक्लूजन उस पर लेंगे। घाटे साहब, रीडेवलपमेंट नवी मुंबई का फ्यूचर है बट हर्डल्स बहुत हैं। हर्डल्स होते हैं, ये लोग ही हर्डल्स है। हम लोग कोई हर्डल्स पॉलिटिकल हर्डल्स नहीं पॉलिटिकल ये लोग ये बड़े अच्छे जितने भी कॉर्पोरेट बिल्डर, बड़े बिल्डर सिर्फ सेक्टर 9-10 में ही आए वाशी में, क्योंकि बीजेपी का उधर कोई नगर सेवक नहीं है जो उसमें हर्डल नहीं ला रहा है। फ्रैंकली बोलता हूँ, इनको ये अच्छा नहीं लगता। मतलब ये ओरिजिनल बीजेपी है, इधर नकली बीजेपी भी है, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है। मेरा स्ट्रेट आरोप है सिर्फ पॉलिटिकल हर्डल है, बाकी सब करके दिखाए है ना। आप इनसे बात कर फिर बोलूंगा, हंस रहे थे बात रहे। फडणवीस जी की बेटी हाँ, ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट, यस, जो सच है वो सच ही रहेगा। और वो फैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों का घर बनना चाहिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हर्डल्स एडमिनिस्ट्रेटिव है, नहीं क्या एडमिनिस्ट्रेटिव है, हर्डल्स प्रोसेस में है। आप अगर वो सब कुछ नहीं तो काफी कुछ इजी हो जाएगा ना। आज घाटे सर 1 दिन में 8 सीसी दिया था। 1 मिनट, वो देखिए आपके कॉन्टैक्ट्स कुछ अलग नहीं ऐसे नहीं मिल जाता है। वो देखिए आपके कॉन्टैक्ट्स कुछ अलग इसलिए आपको मिल जाता है। आप उधर का तो मैंने देखा नहीं। इसके लिए जो गाइडलाइंस है 4 जुलाई 2019 का, वो एक सेक्शन हो जाता है और दूसरा सेक्शन रीडेवलपमेंट का जो सिडको का टाइटल क्लियर से लेके सीसी तक का जो ये कहते हैं कि 8 एक दिन में मिले, लेकिन वो 8 के लिए उनको 22 साल लगे और देवेंद्र फडणवीस को आना पड़ा वहां पे। ये करते हैं क्योंकि देखिए अगर पॉलिटिकल लीडरशिप अगर प्रो है
तो सामने वाला आदमी भी अच्छी तरीके से काम कर सकता है, इजीली काम करे। आज अगर आप देखेंगे जो मैंने इनका पर्सनली सुना है, मैंने अपना स्टडी किया हुआ है, अगला 5 साल में 6000 करोड़ रुपया मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, डेवलपमेंट चार्जेस में डेवलपर खुद दे रहे हैं कॉर्पोरेशन को। 6000 करोड़ यानी 5 साल में अमाउंट कितना हो गया? 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, टोटल कलेक्शन आज तक का, वो बिल्डर रीडेवलपमेंट पे से दे रहे हैं। अब वो 6000 करोड़ रुपया अगले 5 साल में जाने वाला कहाँ पे? रेसिडेंट्स का एप्लीकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही जाने वाला है ना। सो दिस इज हाउ वी लुक एट द सिटी फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स। जब हम लोग आज एज है, हम लोग रिटायर्ड हो गए 25 इयर्स के बाद, हमने हमारा करियर में सिटी को दिया क्या, ये अगर हम लोग सोचेंगे तो हमारे पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद यूडीसीपीआर एंड इसके अंदर हर्डल से अभी जैसे मैं एक छोटा सा बताता हूँ, और शायद आपको टेक्निकली परफेक्ट पता होगा। स्टेयरकेस आपने ले लिया एफएसआई में, अब प्रीवियस एफएसआई कैलकुलेट करते हैं सिर्फ रूम का, तो जो प्रीवियस एफएसआई वो स्टेयरकेस क्यों नहीं इंक्लूड करते? ऐसी छोटी छोटी काफी सारी हिच है कि जो क्लैरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, जिसका एडवांटेज बाहर जो जिनके घर जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं रीडेवलपमेंट में, उनको मिल सकता है। थोड़ा एक कमरे के साइज बढ़ सकती है या एक एडिशनल कमरा कई केसेस में मिल सकता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर काम करना चाहिए, एडवांटेज बिल्डरों को। और मैं वापस रिपीटेडली कहूंगा, बिल्डरों का जो मत्था टिकाना होता है सिडको का, वो सिडको को नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से टोटल डीलिंग करें, शेयरिंग जो दिया हुआ है रीडेवलपमेंट में वो टोटल बंद करें, और उसका एडवांटेज जो फ्लैट ओनर है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट को दिया उनको देना चाहिए। ये मेरा आग्रह होगा और इसके लिए मैं फाइट करते रहूंगा। एक्टिविटी है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और एक्चुअली हमने सालों बाद देखा है कि भाई काम कुछ आगे बढ़ा है, बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया गया है, आगे बढ़ा। बट जैसे हमारा भी इंटरेक्शन आपके साथ रहता है, अक्सर हर दूसरे दिन आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई इश्यूज की वजह से आप फंसते हैं, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये कब दूर होगा? सर एक बायर के लिए बहुत डर की बात है सर कि मेरी बिल्डिंग भी गिर गई है, सब हो गया है, फिर मुझे फाइनली मिलेगा कि नहीं? नहीं, वो रेसिडेंट है, बायर नहीं है। रेसिडेंट के लिए हाँ। बायर अभी आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल में देखो। अभी 15,000 मीटर का प्लॉट, 10,000 मीटर का प्लॉट वाशी में खरीदने जाओगे तो आपको सिडको को 200 करोड़ रुपए 6 महीने में भरना है। यूडीसीपीआर में क्या है, अगर ये छाजर साहब ये दोनों प्लॉट खरीद के आएंगे 6 महीने में इनको भरना है तो डीपीसी लगेगा, इधर प्लॉट का पैसा नहीं भरना है। सीसी लेने के लिए इनको पूरे पैसे भरने, रीडेवलपमेंट करते तो सिर्फ 10% भरना है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा यूडीसीपीआर की वजह से बहुत बड़ा वरदान मिला है। अब इधर खर्चा क्या है कि उनका कंस्ट्रक्शन करके देना है, वो प्लॉट का पैसा, ऐसा आप समझो। अब बिल्डर को जो अपफ्रंट 300-400 करोड़ रुपए भरने पड़ते थे उनको रिलीफ मिला है, और सबसे बड़ी बात 10% में सीसी मिल रही है। ये फडणवीस साहब के टाइम पे नहीं था, ये हम लोग जाके साहब को समझाए, सब कोविड भी आ गया है, उन्होंने ही खिलाया था यूनिफाइड डिसीजन, जो सच है वो सच है। अब हमने जाके रिक्वेस्ट की, अब ये मेजर कंसेशन ये है, अब इधर जो प्रोग्राम चल रहा है रीडेवलपमेंट का, सब जगह थंब रूल वैसा ही है, और किधर भी आप रीडेवलपमेंट करने जाओगे तो उनको जो खर्चा आता है ना कंस्ट्रक्शन करके देना, उनका फ्लैट फ्री में, वो मेजर खर्चा है। बट इधर बिल्डर को थोड़ी रिलीफ मिल जाती है रीडेवलपमेंट में। अब जो बिल्डर अच्छा होगा, रेपुटेड होगा, जिसने एक अपना इमेज बनाया ना, लोग उसके पास ही जाएंगे, क्योंकि रीडेवलपमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिल्डर कौन है? मैं बोलूंगा इसको ही लो तो नहीं चलेगा, इसको ही लो, वो उधर के उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आर्किटेक्ट है, वकील है, वो सब देख के करेंगे। अब होता क्या है, अनलकीली इधर सिर्फ पॉलिटिकल ही हिंड्रेंस है। वो क्या करते हैं, 3-4 जन को खड़ा करते हैं, तुम कोर्ट में जाओ, वो कोर्ट में जाते हैं। अभी छाजर साहब के इधर ही हमारे इधर 2 कंपाउंड के 6 जन हमको अपोज करे, 648 में 6, अभी एक ही लेडी अपोज करे। कोर्ट में जाने का कोर्ट ने उसको लिटरली हकाल दिया वहां से। पहले रूल्स रेगुलेशंस क्लियर थे, यूनिफाइड डिसीजन नहीं था, 2.5 एफएसआई नहीं था, 1.5 एफएसआई था, तो 20 साल से हुआ नहीं, इनकी बात राइट है। फिर यूनिफाइड डिसीजन, उसके पहले फडणवीस साहब नहीं लाया था 2014 में, वो भी प्रो डेवलपमेंट ही था। उसके बाद इधर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गए, जो कुछ भी हुआ, लेकिन यूनिफाइड डीसीआर में हम लोग पहले छाजर साहब 350 कारपेट दे रहे थे, यूनिफाइड डीसीआर से भी 450 कारपेट दे रहा हूँ। ये जो टेक्निकली स्टेयरकेस और लॉबी का जो एरिया बात करें तो नाइक साहब भी के, वो भी उसमें गिना जाता है, पहले फ्री ऑफ एफएसआई था। ऐसा नहीं है, जो पी लाइन है
उसके अंदर सब चीजें एफएसआई में गिने, उसका 90% बिल्डर को मिलने वाला है। अगर आप समझ रहे हो ना, वो जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा उनको मिलेगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा दो। अभी स्टेयरकेस अगर ये बोलेंगे फ्री ऑफ एफएसआई करो तो लोगों का डायरेक्ट नुकसान होगा, या उनमें से मैंने क्या कहा है? नहीं, आप टेक्निकली बोलो, बोल के मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ। कारपेट के ऊपर आप कैलकुलेशन करते हो यूडीसीपीआर के? नहीं करते, पूरा पी लाइन पे ये सब उसमें गिना जाएगा एफएसआई में, उसका 90% मिलेगा, जिसकी वजह से ओल्ड एरिया नहीं अभी सिडको कंस्ट्रक्टेड 10 पॉइंट नहीं, अभी वो गया ही नहीं ना, उन्होंने लिमिट डाल दी, इतना देना ही है। अभी लिमिट हो गई है। अब अगर मैं सिर्फ कारपेट पे गिनूंगा और स्टेयरकेस वेयरकेस नहीं देगा, लॉबी का नहीं, ये फायदा हुआ है। पहले फ्री ऑफ एफएसआई था, अब लॉबी भी सब पकड़ के बिल्डर को बेचने मिल रहा है। बिल्डर के पास पैसा आएगा तो पंप करेगा ना पैसा, क्या उसका गला दबाने का है। सो ये दोनों का एक समतोल रखना जरूरी है, जो यूडीसीपीआर कर रहा है। अभी प्लस 18.5% ब्याज था। छाजल साहब को याद होगा, मैं इनका रिप्रेजेंटेशन लेके गया, मैं आज लेके गया 4 दिन में 18.5% का साहब ने 8.5% करके दिया। कोरोना पीरियड है, इनको ब्याज मत लगाओ। सब तो मैं आज माफी कर देगा था, बट कोई पीएल करेगा तकलीफ में आएगा, तो हमने उसको एक, मुझे लगता है साहब को याद होगा, इन्होंने लेटर आज दिया था, मैं 5वें दिन जाके करके आया। मुझे क्या लगता है कि बिल्डर सक्षम रहना चाहिए, तब लोगों के घर बनेंगे। अब वो बेचेंगे कैसे उनके सेल वाले फ्लैट, वो उनका एक अपना कला है, उनकी टीम होगी, उनका मार्केटिंग, उसमें काफी सारे, हम लोग उसमें जाते नहीं है। बट यूनिफाइड डीसीआर में अभी हम लोग इतनी कोशिश कर करके यहां तक, इसलिए पहले कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, और जब भी अच्छा कुछ बनने जा रहा है तो नाइक साहब उधर आके बोलते हैं। अभी एक परेशान आदमी ऐसे बोल सकता है कि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो सबका, इनका नहीं होगा, इनको भी अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। बट अभी काफी चीजें इसमें और आनी है, जैसे हाइट इंक्रीज होने जा रहा है, हम लोग लगे हुए जोर से कि हाइट इंक्रीज करके दो। अब ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दो जगह ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने को सबकी इधर तकलीफ हो रही है, टायरिंग हो रहा है। बट यूनिफाइड डीसीआर में पहले जो डीसीआर था उसमें 4 घर के पीछे 1 पार्किंग थी, अब यूनिफाइड डीसीआर में 4 घर के पीछे 2 पार्किंग है। ऐसे जो चीजें चेंजेस है, मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे नीचे जो आरजी है ये रेगुलर शेप की वजह से देने नहीं मिलता, तो मैं ऊपर देने की कोशिश अभी तक नहीं छोड़ी है। और मुझे उसमें बालकनी फ्री करके चाहिए, कि नहीं तो आगे जाके मुंबई के जैसे फ्लैट बनेंगे। मैंने शाहपुर जी बालन जी के फ्लैट देखा, उसमें बालकनी नहीं हो, उधर ऐसा रेलिंग लगाते हैं, पूरी कांच खोल देते हैं, अब इसको ही बालकनी समझो। मुझे बालकनी चाहिए, इधर के लोगों की डिमांड। अभी छाजा साहब ने हमारी डिमांड सुन के दे दिए, वो 23,000 मीटर कर रहे हैं प्लॉट, काफी लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है। थॉमस जी कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव के देवांग कर रहे हैं, सब गोदरेज आ गए हैं, सेक्टर 9-10 में आ रहे हैं। धीरे धीरे सब जगह ये फैलेगा और लोगों को जितना बड़ा से बड़ा घर मिले। अभी छाजा साहब इधर विटनेस है, इनको मालूम, इनका एक भी फ्लैट सिडको के शेयरिंग में नहीं निकला है। निकला है क्या छाजा जी आपका? हमारा नहीं निकला, नहीं, किसी का भी एक भी नहीं निकलेगा। ये जो एफएसआई की कैलकुलेशन है, अभी इसको ठीक से करेंगे ना, सिडको का एक भी फ्लैट में सेक्टर 9-10 से दूंगा ही नहीं, ये मैंने सोच के रखा है, मुझे उसका फॉर्मूला। अब यूडीसी पे ठीक से पढ़ेंगे ना, तब वो समझ में आता है अभी कैसा है। और सबसे मेन बात जेडी साहब इधर क्या है, सेक्टर 9-10 के रोड सब 6 मीटर के, सारे के सारे रोड 15 मीटर के कर दिए। ऐसे नहीं कि सिटी की वाट लगा के जा रही है। कुछ लोग बाद में अपने को अच्छा बोले, और हर सिटी 30 साल के बाद चेंज होती है ना, तो ये भी चेंज होगी। रीडेवलपमेंट मस्ट है, अभी दूसरा कुछ नहीं है। वो बिल्डर के एंगल से मत देखो, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा है। ओपन, छाजा साहब ने कितना अच्छा ओपन स्पेस दिया, इन्होंने लास्ट 28वें माले पे स्विमिंग पूल दिया। जिनको नहीं चाहिए उनको भी बुला लो, क्योंकि उनका भी हक है अच्छे से रहने का। अब इसमें जो हिंड्रेंस की बात आती है, ये सिर्फ पॉलिटिकल हिंड्रेंस है। ये लोगों ने अगर हमारे पॉलिटिक्स के बीच में नहीं है, देखो इधर तो हम दोनों ऐसा करते, बाद में हम दोनों दोस्त है, वो अपना घर बना के लो ना बिल्डर से, डेवलपर से, चुपचाप, उनका सबका फायदा हो जाएगा। अब लोगों की मेंटेलिटी हो जाएगी धीरे धीरे चेंज, सब काम देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया पाटकर साहब। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से यही बात आ रही है कि ईज ऑफ बिजनेस दिखाई दे रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत सही ट्रैक पे हैं। ऑफकोर्स ज़रूरत है कि इम्प्लीमेंटेशन इनका सही तरीके से हो, अननेसेसरी हिंड्रेंसेस, पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस ये बंद हो, ताकि नवी मुंबई को एक नई दिशा मिल रही है। और हर 30 साल में जैसे होता है कि नया शहर डेवलप होता है, नवी मुंबई भी उसी कगार पर है। रीडेवलपमेंट इज द फ्यूचर, यूडीसीपीआर जो आया है ये बहुत बड़ी मदद करेगा। इसमें डेवलपर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना ये मामले सालों साल रह जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि
जिस पॉजिटिविटी से अब सभी आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ सेक्टर 9-10 में रिडेवलपमेंट सीमित नहीं रहे और बाकी इश्यूज भी सिर्फ पेपर पे नहीं रहे, इम्प्लीमेंट हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती इंसाइट दिए, अपना कीमती वक्त दिया। आवाज पे चर्चा पे इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.